नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खतरे की घंटी। इन दिनों कई केंद्रीय कर्मचारियों के लिए व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा जा रहा है। इसमें दावा किया जाता है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी ये जानने के लिए एक फाइल डाउनलोड करिए। लेकिन जैसे ही कर्मचारी फाइल को डाउनलोड करता है वैसे ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब क्या है पूरा मामला, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव। मैडम, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की और उसके बाद चर्चा करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम की और अंतिम में चर्चा करेंगे इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी की। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं का जो बाजार है वो बेहद गर्म है। हर सरकारी कर्मचारी के मन में ये जानने की स्वाभाविक उत्सुकता है कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई और एरियर का कैलकुलेशन क्या रहेगा। लेकिन इसी उत्सुकता का फायदा अब साइबर अपराधी उठा रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में सक्रिय ठगों ने सरकारी कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करने के लिए एक नया और बेहद खतरनाक जाल बना। अगर आपके पास भी वेतन की बढ़ोतरी, पेंशन की बढ़ोतरी जांचने को लेकर कोई मैसेज आया है तो ठहर जाइए, सावधान हो जाइए। यह आपकी जीवन भर की जमा पूंजी उस पर एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब चूंकि ये कहानी डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई है, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई है, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई है, तो मैडम का रुख करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मामला है क्या। ओवर टू यू मैम। देखिए विशाल, मैं और आप भी लगातार 8th पे कमीशन पर बात कर रहे हैं और इससे कितने ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं। ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ लोगों के तनख्वाह और पेंशन, जिसमें कि अराउंड 40 to 50 लाख ऐसे लोग हैं जो सैलरीड हैं, जिनकी सैलरी बढ़ेगी 8th पे कमीशन से, और 65 to 69 लाख पेंशनर्स हैं जिन पर इम्पैक्ट डालेगा 8th पे कमीशन। और सभी को जानना है कि 8th पे कमीशन में उनकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो बहुत ही, जब मैं और आप भी बात करते हैं, जिस तरह का इंटरेस्ट दिखता है हमारे सब्सक्राइबर्स का, हमारे जो हमें देखते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर सभी का ध्यान टिका हुआ कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर। और कोई मुझे बोल दे कि भाई आपको हम एक सैलरी कैलकुलेटर दे रहे हैं, उसमें से अपनी सैलरी डालिएगा और आपको हम बता देंगे कि आपको कितना पैसा मिल सकता है, तो उत्सुकता तो बढ़ेगी। और इसी उत्सुकता, इसी क्यूरियोसिटी का फायदा उठा रहे हैं फ्रॉडस्टर्स भी। और मैंने जैसे बताया, 1.25 करोड़ लोगों के पैसों का मामला है और ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए हैं जिसमें एपीके फाइल भेजी जा रही है, यानी जिसमें एक लिंक होता है और वो कहा जाता है ये है आपके लिए सैलरी कैलकुलेटर, इसे क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही सैलरी भरिए और पता कीजिए कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो किसी को भी लगेगा कि भाई अगर इतनी आसानी से पता चल जाएगा, मुझे कोई सीधा सीधा कैलकुलेशन कौन क्या बताएगा, मैं खुद ही डालूं अपनी सैलरी और पता कर लूं। तो ये जो लिंक होती है ना, ये एपीके फाइल डाउनलोड की जो लिंक होती है, ये आपके फोन को करप्ट कर देती है। आपके फोन के जरिए आपके बैंक अकाउंट, आपके जितने भी पेमेंट ऐप है, उसमें घुस करके मैलिशियस, जो कहते हैं मैलवेयर कहते हैं, वो अटैक हो जाता है और आपके फोन में जितने भी फाइनेंशियल चीजें हैं उनसे वो पैसा फ्रॉडुलेंटली निकाला जा सकता है। इसीलिए बैक टू बेसिक, यानी आपको जो कहा जाता था ना बचपन में, याद है ना, वो किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ नहीं लेना है, तो किसी भी अनजान नंबर से आए इस तरह के मैसेज पर क्लिक नहीं करना है। कोई मैसेज आपको कह रहा है डाउनलोड कीजिए तो भी क्लिक नहीं करना है। फ्रॉडस्टर ने एक और लेयर अपनाया है, वो ऐसा दिखाते हैं कि वो 8वें वेतन आयोग की तरफ से, यानी एक सरकारी संस्था की तरफ से आपको ये मैसेज भेज रहे हैं। अब ये सोचिए, क्या कोई भी सरकारी संस्था व्हाट्सएप के जरिए आपको मैसेज भेजती है? आप चाहे अपने इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर लीजिए, अपने चालान वगैरह की बात कर लीजिए, ये सब व्हाट्सएप पर तो नहीं आता है ना। वो आपको मेल करेंगे या फिर प्रॉपर मैसेज करेंगे। अगर व्हाट्सएप पर आपको किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए भेजा जा रहा है, देखिए ये बहुत आसान हो गया नंबर को ये शो करना कि हम वो एक नाम दे देना कि हम बैंक से हैं या हम HCPC से हैं, और व्हाट्सएप पर आपको एक लिंक आ गया कि क्लिक कीजिए। क्लिक नहीं करना है। अनजान नंबर से आए किसी भी मैसेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक नहीं करना है। ये बस कोशिश है जालसाजों की आपके बैंक अकाउंट तक, आपके पेमेंट ऐप तक पहुंचने की और उस पर अपना कंट्रोल।
और साथ में आपके मैसेजेस पर भी कंट्रोल हो सकता है, यानी कोई ओटीपी आएगा ना वो भी वो पढ़ पाएंगे। तो ये एक पूरा एक धांधली चल रही है क्योंकि लोगों की उत्सुकता ज्यादा है। विशाल, चलिए मैडम, आपने ठीक बात कही कि एपीके फाइल जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एक बार फिर से मैं जो है दोहरा देता हूँ। हैकर्स को जो है आपके जो है फ़ोन का पूरा कंट्रोल मिल जाएगा, पूरा एक्सेस। जो जो आप स्क्रीन पे कर रहे होंगे वो चीज़ वो आपको जो है दूर बैठे हुए भी वो आपको जो है वो देख पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा। आपके एसएमएस और ओटीपी जो है वो देख सकता है। कॉन्टैक्ट्स और फोटो तक जो है वो पहुंच वो बन सकती है। बैंक अकाउंट से जो है पैसे वो निकाले जा सकते हैं। अब इसी पर जो है मैडम एक और चेतावनी भी आई है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C इसका नाम है, उन्होंने भी जो है साफ चेतावनी दी है। कहा कि सरकार कभी भी व्हाट्सएप या ईमेल से .apk फाइल नहीं भेजती। सैलरी या पेंशन की जानकारी जो है ऐसे नहीं दी जाती है, जैसा आप लोग जो समझ रहे हैं। मैडम, ये तो हुई कहानी। अब आपसे समझना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, द बिगर पिक्चर की हम बात करते हैं। हाल फिलहाल में भी मैडम हम लोगों ने जो है साइबर एक्सपर्ट के साथ मैंने शो किया था, वहाँ भी बहुत चीज़ें जो है सामने आती हुई दिखी। आप देखिए पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं। कई बार हर दिन प्रतिदिन अखबारों में एक खबर ये रहती है कि आज एक बुजुर्ग को जो है निशाना बनाया गया, डिजिटल अरेस्ट। जी, 13 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, या चलिए करोड़ की भी बात कर ले, उतने पैसों को जो है उनके खाते से निकाल पूरा लिया का गया। पूरा बैंक अकाउंट वो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। और जी। मतलब डरा कर, धमका कर, उत्सुकता जगा करके, ये बेसिकली अगर आपको डराया जाए, यानी आपकी फीलिंग्स जहां पर जुड़ जाए ना, कि या तो आप डर रहे हो या फिर आप में बहुत एक्साइटमेंट हो कि पता करूं इसमें क्या है। अभी देखिएगा, जब अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं ना, जब रिजल्ट्स का सीजन आएगा ना, तब भी ये फिर से बहुत एक्टिव हो जाएंगे। तो जी। मैंने क्या देखा है अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस में, कि वो सीजन्स होते हैं जब ये एक्टिव हो जाते हैं ये फ्रॉडस्टर्स, ठीक है। एक सीजन होता है जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, तब आपके पास जो है टैक्स रिफंड के लिए और आपके जो है टैक्स में कुछ गड़बड़ी है, इस तरह के मैसेजेस आएंगे। फिर एक सीजन होता है जो मैंने कहा ना, जब ये रिजल्ट्स आने वाले होते हैं बोर्ड्स के, तब ये एक्टिव हो जाते हैं। और अभी 8th पे कमीशन पर लोग जो है बहुत एक्साइटेड हैं, जानना चाहते हैं कि पैसा कितना बढ़ेगा, तो ये फिर से जो है एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। और डिजिटल अरेस्ट तो कांस्टेंट एक फ्रॉड है जो चलते ही आ रहा है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खुद सुमो मोटो इस बात का जिक्र किया कि कुछ करना होगा सरकार को, और इसलिए हमने देखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने एक वो ड्राफ्ट लेकर आए हैं, जिसके जरिए बहुत इंटरेस्टिंग नाम भी मुझे लगा, और मुझे लगा बहुत सही नाम है, किल स्विच दिया जाएगा कंज्यूमर्स के हाथ में। इससे क्या होगा, इस किल स्विच को आप जैसे एक्टिवेट करेंगे, अभी प्रपोजल है, अभी हुआ नहीं है, आपके फोन में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाले एप्स हैं वो सब, और जो आपके बैंक अकाउंट से जुड़े हैं वो सब, आपके बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल एप्स को एक तरह से स्टॉप कर देगा, किल कर देगा। उनमें कोई एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, कोई लेन देन नहीं हो जाएगा। तो सरकार भी बहुत सीरियसली सोच रही, पर मुझे लगता है सरकार के नियम जब तक आएंगे हमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। अनजान लिंक्स जब आते हैं प्लीज़ उन्हें डाउनलोड नहीं कीजिए, ये बहुत बड़ा खतरा है। डिजिटल अरेस्ट मैं बार बार कहना चाहूँगी, और स्पेशली ना इसमें जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं ना विशाल, वो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वो पेंशनर्स होते हैं, ठीक है। वो तमाम तरह के वीडियोस देखते हैं दिन भर, और बहुत सारे मैसेजेस उनके पास आते हैं, और आपस में बात करते हैं, टेक्नोलॉजी से शायद ज़्यादा रूबरू नहीं हो, तो वो इसके झांसे में बहुत ईजिली पड़ जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के भी अभी जो 2-3 मामले हमने देखे, जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति का ही एक मामला था जो बहुत ऊपर सामने आया था। वो विदेश गए, भर जीवन वो है उन्होंने जो है विदेश में कमाई की, और यहाँ आकर सेटल जब हुए तो उनके अकाउंट से 13 करोड़ रुपए जो उनकी जमा पूंजी थी, वो बेचारे रो रहे थे भाई। वो कह रहे थे कि मेरी जितनी जमा पूंजी है वो सब साफ हो गई। हालांकि सरकार ने कई नियम बना रखे हैं, 1930 पर कॉल कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, लेकिन प्रवीण सर से भी मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि विशाल उसका जो मतलब मोडस ऑपरेंडी अगर आप समझेंगे, मतलब 15 करोड़ 20 करोड़ अमाउंट मैडम निकाल लिया गया, और उसको जानते हैं 50-50 रुपए के छोटे ट्रांजैक्शंस में मिलियंस ऑफ अकाउंट्स में भेजा जाता है। उन ट्रांजैक्शन को कौन ट्रेस करेगा, उसको ट्रैक करना, और तुरंत ये जो पैसा है ना म्यूल अकाउंट में चला जाता है। ये इसके तार म्यूल अकाउंट से जुड़े हुए, छोटे छोटे अकाउंट्स में पैसा जो है इस तरह से बिखर जाता है कि उसको ढूंढना, उसको ट्रेस करना, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। और फिर जो है पुलिस भी कितना कर सकती, कैसे वो ट्रैक करेगी। छोटे छोटे अमाउंट्स इतने मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में जाते हैं, कई बार तो बैंक अकाउंट में नहीं, पेमेंट्स होते हैं जो पेमेंट यूपीआई से कर दिया जाते हैं, और इस तरह से इन्हें ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ है,
और सतर्कता ही आपकी सुरक्षा और आपको बचाएगा। डिजिटल अरेस्ट, मुझे लगता है कि जितने बार हम लोग इसके बारे में बात करें, अपने घरों में बात करें, बुजुर्ग पेरेंट्स हैं उनसे बात कीजिए कि देखिए ऐसा हो रहा है, भले ही वो कहे हमें पता है, तब भी उनको एक रिमाइंडर देते रहिए कि देखिए ऐसा हो रहा है। कोई कॉल करेगा और पुलिस की वर्दी में सामने होगा और बोलेगा कि देखिए आप जो है अब अरेस्ट, आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, तो कोई भी जो नागरिक होता है जो दिन भर अपना जो कमाई, मेहनत की कमाई बचा कर रखा है, जिसने कभी अपने दरवाजे पर पुलिस को नहीं देखा और फोन पर सडनली एक वर्दी में एक पुलिस वाला रौबदार आवाज में कह रहा है कि आप अंडर अरेस्ट हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो कोई भी घबरा जाएगा। जी, सीबीआई बना जाता है मैडम, जज बनकर धमकी दी जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि हम कस्टम्स के हैं, आपके साथ ऐसा किया गया है, तो तमाम जो है चोला पहना जाता है और वही कोशिश मैंने की कहा जाती ना, है। इमोशन, डराने की बात जी। है। आपको क्या कुछ चीज एक्साइटमेंट की, हाँ क्या मुझे कितना पैसा बढ़ रहा है 8th पे कमीशन में पता चलेगा, चलो देखते हैं कैलकुलेटर डाल करके। अब कोई डरा दे तो आप डर गए, भाई ये कर देंगे, हम आपके फोटोज यहाँ पर डाल देंगे, हम आपके साथ ऐसा कर लेंगे। और ये जो एपीके डाउनलोड है ना, इससे बहुत सावधान रहना। इससे ना वो आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स को भी एक्सेस कर पाते हैं और कई बार आपके नाम पर, जैसे मैं विशाल को जानती हूँ, विशाल को फोन करके कहेंगे कि देखिए प्रियंका को ये पैसों की जरूरत है, या मैसेज करेंगे कि भाई मैं प्रियंका बोल रही हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, या ईमेल कर देंगे मेरे ईमेल आईडी से, और विशाल को लगेगा रात बेरात की शायद प्रियंका को जरूरत होगी, ऐसे तो पैसे नहीं मांगती, तो पहले पैसे भेजता हूँ फिर पूछूंगा क्या हुआ। वो इस तरह जी। से वो भी शर्मिंदगी महसूस करूंगी मुझसे पैसे मांगते हुए, तो शायद चलो उनको पहले मैं पैसे भेज देता हूँ। तो वो जो एपीके फाइल डाउनलोड का मामला जो 8th पे कमीशन से आ रहे मैसेजेस में आ रहा है, वो बहुत तरीके से आपको हार्म कर सकता है। आपके नाम पर लोगों से पैसे ले सकता है, आपके बैंक अकाउंट में घुस करके उसे खाली कर सकता है, आपके ओटीपीज को पढ़ सकता है। तो इसीलिए किसी भी अनजान नंबर से जब मैसेज आए और कहा जाए कि इस फाइल को डाउनलोड कीजिए, मत कीजिएगा। जी, और जैसा कि मैडम ने कहा भी था अपने संबोधन में कि 18 महीने का तो अभी वक्त जो है सरकार ने खुद ले रखा है। वो देखिए 27-28 तक वो मामला जाएगा। वो जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर जो है जो कमेटी बनेगी वो चर्चा करेगी, जो तमाम स्टेक होल्डर से वहाँ बातचीत होगी, तब जाकर तय होगा कि क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। उसके बाद वो कैबिनेट से पास होगा, तब वो ऐलान होगा विधिवत रूप से। ऐसा नहीं है कि अभी आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी वालों की पेंशन पर फिर से बड़ी बहस जो है वो छिड़ गई है। लोग जो है पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, ओपीएस के लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जिसको कि आप पीएफआरडीए के नाम से जानते हैं, उनके चेयरमैन साहब का जो है एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि सरकारों को ऐसी पेंशन देनी चाहिए जो भविष्य में बोझ ना बने। मैडम ये पूरा मामला है क्या? और जैसे अभी आपसे भी चर्चा हो रही थी, कल भी हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात को डिस्कस किया कि 12 तारीख को जो है लंबा चौड़ा जो है धरना प्रदर्शन किया गया। सदर स्टेट्स में तो ये जो था धरना प्रदर्शन बड़ा बृहद रूप में देखने को मिला। तमिलनाडु में, केरल में, वेस्ट बंगाल में, इन सब जगहों पर जो है एटक जैसी जो संस्थाएं हैं उन्होंने एकदम चक्का जाम किया, रेल रोको प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि नो एनपीएस नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। जो सरकार ने जो नई यूपीएस जो पेंशन स्कीम लाई उसका भी विरोध हो रहा है। एनपीएस को भी लोग कह रहे हैं कि ओपीएस हटाकर आपने दिया, ये भी ठीक नहीं है, अब हमको जो है पुरानी पेंशन जो है वो दे दीजिए। इस पर सर मैडम क्या नया अपडेट है, प्लीज़ बताएं। तो आपने जैसे कहा पीएफआरडीए के चेयरपर्सन जो है एस रमन, उन्होंने साफ कहा है कि जो ओपीएस है वो अनसस्टेनेबल है, यानी वो वित्तीय रूप से बिल्कुल भी वाइबल नहीं है, इसे फाइनेंशियली वाइबल नहीं है। इसको लाने का मतलब है कि जो भी इसे लागू करता है तो सरकार के कोष पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। और उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म में हमेशा ही एक फंडेड पेंशन प्लान यानी कि एनपीएस की वो तरफदारी कर रहे हैं और ओपीएस को लेकर के कह रहे हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है। उन्होंने तो ये भी एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है प्रिंट मीडिया में जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए छत्तीसगढ़ जो था वो ऐसा राज्य रहा जिसने ओपीएस को रीस्टार्ट कर दिया था, ठीक है, लेकिन अब वो वापस एनपीएस में आ गए हैं। इसी तरह उन्होंने एक और स्टेट का एग्जाम्पल दिया है, पंजाब का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए अभी भी वो एनपीएस में, हालांकि वो कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं और अपना इंटरेस्ट ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में दिखा चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जो है एनपीएस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एस रमन साहब का कहना है कि अगर राज्य सोच रहे हैं कि ठीक है उन्हें एनपीएस ओपीएस में वापस जाना चाहिए और एनपीएस को खत्म कर देना चाहिए, तब भी उनका कहना है कि उन्हें एनपीएस की तरफ कंट्रीब्यूशन को जारी रखना चाहिए। भले ही आप ओपीएस ले आइए, आप फिर खुद इवैल्यूएट कर पाएंगे कि क्यों ये समस्या आ रही है।
अब क्या होता है कि इसमें जो ओपीएस में जो योगदान होता है ना, वो पूरा सरकार का होता है, तो सरकार को अपने बजट से पैसे एलोकेट करने पड़ते हैं। जी। और एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल है। कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल यानी आप भी अपने पेंशन की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, आप हर महीने उसमें पैसा जमा कर रहे हैं। तो ये एक साझेदारी वाली बात है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके तो एनपीएस में सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं उनके केस में वो ऑप्शन है कि वो एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन ले या नहीं ले, लेकिन ये कंट्रीब्यूटरी मॉडल है। अब आते हैं पीएफआरडीए चेयरपर्सन ने क्या कहा है। उनका कहना है कि भाई एनपीएस जो है ना, वही भविष्य है। फंडेड पेंशन का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हम भाग करके बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। राज्यों के जो कोष है उनको बजटेड एलोकेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा, उन पर जो है इस पैसे का भार पड़ेगा, और ये वायबल कहीं से भी नहीं है। फाइनेंशियल प्रूडेंस जो है इसमें नजर नहीं आ रही है। अब अगर मैं एनपीएस और ओपीएस दोनों का एक कंपैरिजन चार्ट देख रही थी, तो देखिए क्या होता है। ओपीएस में विशाल आपकी जो आखिरी सैलरी है उसके आधार पर आपको पेंशन मिलती है ओपीएस में, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम एनपीएस की बात करते हैं तो इसमें जो है आप भी अपना पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। आपका जमा पैसा जो है जो बाजार में निवेश होता है और उस पर आपको रिटर्न मिलता है, यानी एक एक्टिव निवेश होता है। ये नहीं कि भाई जो आपका लास्ट आखिरी सैलरी उसके हिसाब से मिल रहा है, इसको मार्केट से लिंक किया गया है। अब एनपीएस की जो अनपॉपुलैरिटी है, यानी इसको पसंद इसीलिए नहीं किया जा रहा है, ये मार्केट से लिंक्ड है। लोगों को लगता है मार्केट में तो उतार चढ़ाव होगा ना, तो अगर जब मार्केट जब नीचे जाएगा तो फिर मुझे जो रिटर्न मिलने वाला है, जो मेरी उम्मीद है, जो मेरी आकांक्षा है, उससे कम मिलेगा। इसीलिए एनपीएस जो है उसको लेकर के इतनी शंकाएं, इतना प्रोटेस्ट हम हर कुछ समय के बाद देखते हैं। भारत बंद का ऐलान हो जाता है, जोरदार धरना प्रदर्शन होता है। और कई बार जो कर्मचारी संगठनों से मेरी बातचीत भी होती है मैडम, तो वो लोग कहते हैं कि हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है उसको आप जो मार्केट लिंक कर दे रहे, जो आपने बात कोई कही, उससे अच्छा है कि जो हमें मिलता था हूबहू ओपीएस वाला वही मिले। हमको नहीं चाहिए न ज़्यादा न कम, एज इट इज़ जो मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे जो तर्क, सरकार का तर्क ये है कि आप तमाम राज्यों का जो है आप फिस्कल हेल्थ देख लीजिए। तमाम राज्यों का हर साल एक बजट आता है मैडम, बजट होता है 4.5 लाख करोड़ का, और उनके ऊपर बोझ होता है, कर्ज का बोझ 5 लाख करोड़। फिस्कल प्रूडेंस नहीं है जो तो इसीलिए, और कई आप रिपोर्ट्स और देखिएगा तो उनके बजट का सबसे ज्यादा एलोकेशन अगर आप देखेंगे पेंशन और तो सैलरी और पेंशन पर ज्यादा होता है, तो आप केपेक्स पे खर्च ही नहीं कर पाते हैं। और इसी बात को दोहराते हुए नजर आते हैं क्या पूर्व आरबीआई गवर्नर जो है रघुराम राजन साहब, उन्होंने भी इस बात को कही थी कि ऐसा सिस्टम मत बना दीजिए कि जो है यूथ को जो है सर्वाइवल पे दिक्कत आ जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा पुरानी पेंशन की वजह से अगर आप इतना पैसा खर्च करेंगे तो नए लोग जो है ना काम के प्रति उत्सुक ही नहीं होंगे, उनको क्योंकि तो सरकार की लायबिलिटीज ऑलरेडी इतनी बढ़ जाती है, केपेक्स में स्पेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सैलरीज और पेंशन की तरफ चला जाता है। इसीलिए ओपीएस को बार बार वापस लाने की मांग हो रही है। सरकार ने सोचा चलो एनपीएस और ओपीएस से छुटकारा और यूपीएस लेकर आते हैं, लेकिन यूपीएस के टेकर्स भी बहुत कम रहे। जितने लोगों 1,22,000 बस बताइए, आउट ऑफ 30 लाख बस। तो ऐसे में यूपीएस भी बिल्कुल फेल साबित हुआ। एनपीएस में अब क्या है कि कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ऑप्शन नहीं है, तो लोगों को कंपल्सरली जो है 2004 के बाद जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की उन्हें एनपीएस की वो अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक वो चार्म रहता है ना कि सरकार की तरफ से हमें ये पैसा मिलता है, एक श्योरिटी रहती है कि चाहे जो हो इतना पैसा तो मिलेगा ही, और यही श्योरिटी, यही जो है निश्चिंतता रहती है कि हाँ ये पैसा मिलेगा। इसीलिए ओपीएस को जो है बार बार वापस आने की मांग हम देखते रहते हैं। लेकिन पीएफआरडीए वो व्यक्ति जो कि पेंशन फंड का रेगुलेटर है, उसका चेयरपर्सन एस रमन कह रहे हैं कि देखिए ओपीएस सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, हम ला देंगे, कर लीजिए मनमानी, राज्य अपनी मनमानी करके ला रहे हैं, लेकिन ये उनके ही आर्थिक सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। चलिए मैडम, इसी बात को जो है संसद में जो है वित्त मंत्री ने भी कह दिया था कि भाई पुरानी पेंशन की अगर योजना अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार लाएगी तो ये सब जो है झूठा सपना है, आपको विश्वास मत कीजिएगा। संसद के पटल से जो है वित्त मंत्री का ये बयान आता हुआ दिख रहा था। और जैसा कि आपने कहा कि कई राज्यों में इसको लाने की कोशिश की गई, तो सबसे ज्वलंत उदाहरण है हिमाचल प्रदेश का। वहाँ की राज्य सरकार ने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया, हालत ऐसी हो गई कि जो है सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं बचा।
पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। हालांकि फिर उन्होंने वो कहा कि बिहार के इलेक्शन में उन्होंने इस बात को दोहराने की कोशिश की कि अगर बिहार में जो है अगर हम लोग सत्ता में वापस लौटते हैं विपक्षी दलों के तो ओपीएस बहाल करेंगे, लेकिन उस मुद्दे पर भी वहाँ इलेक्शन जो है हारती हुई नजर आई। तो देखना होगा मैडम कि ओपीएस को लेकर अभी भी रार मचता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जो है दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस को जो है आर्थिक सुरक्षा का जो है मजबूत जरिया माना जाता है और लोग जो है हर साल भारी प्रीमियम भरकर उम्मीद करते हैं कि जरूरत के समय जो है कंपनी साथ दे। लेकिन लखनऊ के एक व्यक्ति का क्लेम खारिज होने का मामला जो है सामने आने के बाद इस भरोसे पर भी जो है अब सवाल खड़े हो गए। क्या है ये पूरा मामला, पहले ये समझिए। देखिए, बताया जा रहा है कि व्यक्ति जो है अपनी माँ की हेल्थ पॉलिसी के लिए हर साल लगभग 50,000 रुपये प्रीमियम भर रहा था। जब उनकी माँ बीमार पड़ी तो इलाज के लिए उसने जो है स्टार हेल्थ एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी, यानी जिसको कि आप स्टार हेल्थ के नाम से जानते हैं, उसके हजरतगंज लखनऊ वाले कार्यालय में जो है यानी उसके जो ऑफिस है उससे संपर्क किया। आरोप है कि उसे कई घंटों तक इंतजार कराया गया और अंत में जो है उनका जो क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब चूंकि मैडम ये मामला है हेल्थ इंश्योरेंस का, कई बार हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया है हमारे प्लेटफॉर्म पर भी। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है मैडम, इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उस पर, इस खबर पर, इस ट्वीट पर कई लोगों की जो है तीखी प्रतिक्रिया आई है। लोग ये कह रहे हैं कि महाराज आप तो 50,000 पे कर रहे हैं, मैं तो 8 साल से 80,000 रुपये प्रीमियम पे कर रहा हूँ। मुझे अगर मान लीजिए आपातकालीन स्थिति में मुझे जाना पड़ा, मेरे परिवार वालों को जरूरत पड़ गई तो आप भी रिजेक्ट कर दोगे। तो इस पर अब कंपनी की क्या सफाई आई है, पूरा ये मामला है क्या, एकदम डीप इनसाइड स्टोरी आप समझाइए इस मामले को। जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इन कंपनियों की है जो प्रीमियम लेती हैं, मोटा प्रीमियम। 50,000 रुपए का प्रीमियम कम नहीं है, अच्छी खासी रकम है। 50,000 रुपए का प्रीमियम लखनऊ के ये जो व्यक्ति थे ये दे रहे थे। उनकी माता जी का इलाज हुआ जिसमें उनको कुछ करीब 4.5-5 लाख रुपए जो है वो खर्चा बैठ रहा था। और कंपनी में उनकी वीडियोस जो है ना वो बहुत मन विचलित कर दे रहे हैं। बताइए, एक बेटा जो है जो कि लगातार प्रीमियम भरता हुआ आ रहा है और जब उसको उस इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब कंपनी ने कह दिया हम नहीं देंगे। और कंपनी ने क्यों नहीं दिया है? उनका कहना है मटीरियल नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, यानी उनका कहना है इन्होंने अपनी कुछ बीमारी, मटीरियल नॉन डिस्क्लोजर का मतलब है इन्होंने ऐसी बातें छुपाई हैं, मिसलीडिंग बातें कही हैं या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात छुपाई है। अगर मैं ऑफिशियली देखूं तो इसमें होता है मटेरियल फैक्ट्स क्या हो सकते हैं कि पहले से मौजूद कोई बीमारी थी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पुरानी कोई सर्जरी हुई थी या आप अस्पताल में भर्ती हुए थे जो आपने नहीं बताया, डायबिटीज़, बीपी, हार्ट की कोई समस्या थी, या फिर कोई आपकी नियमित दवाई चल रही थी जो आपने नहीं बताई है। पूरी तरह से कि ये पूरा दारोमदार पेशेंट के ऊपर डाल दिया कि इन्होंने जानकारी छुपाई है और ये हमारा अधिकार है कि क्योंकि इन्होंने ये क्लॉज है मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, जिसकी वजह से कंपनियों के पास ये अधिकार है कि वो जो है बीमा को खारिज कर सकती हैं। पर मेरा कहना है कि आप ये साबित कीजिए ना, आप सिर्फ बोल दें कि एक लाइन में कि मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर, आप ये साबित कैसे करेंगे? जब आपने बीमा दिया तो आपका जो एजेंट उनको बीमा बेच रहा था नहीं, उसने उनसे पुराने डिटेल्स मांगे। माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं बहुत ही मतलब स्टेटमेंट आप सुनिए। बोला गया कि हमसे पूछकर पॉलिसी ली थी क्या? ये स्टेटमेंट दिया गया। आधिकारिक जवाब नहीं है, ये तो मौखिक जो बातचीत उनके बीच में हो रही है। आधिकारिक जवाब है मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट, जिसकी वजह से हम खारिज कर रहे हैं। ये मौखिक जवाब है। अगेन, इसमें क्या नजर आता है, जिस सेंसिटिविटी से ये जो बीमा दफ्तर में जो बैठे हुए लोग हैं वो आपको सुनते हैं, ये सेंसिटिविटी है उनकी कि आपने हमसे पूछ के बीमा लिया था। एक व्यक्ति जो पहुंचा हुआ है जो कह रहा है कि भाई मेरी माँ बीमार है, उनके ऑपरेशन का ये खर्चा मुझे ये देना है, उसे बोला तुम झूठे हो, तुम ये, और तुमने हमसे पूछ के बीमा लिया था क्या? ये तो भैया कंपनी को अपने एम्प्लॉयज के बीच में एक सेंसिटिविटी वाले का गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप पब्लिक फेसिंग कंपनी है, आपको लोगों के दुख दर्द में हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेता है इंसान? जब वो बीमार होगा तब उसको इस बीमा की जरूरत पड़ेगी। और जब वो बीमार होता है, जब वो हॉस्पिटलाइजेशन का एक बिल लेकर उनके पास पहुंच रहा है तो कह रहे हैं कि भाई आपने बातें छुपाई हैं, आपको झूठा साबित कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, हमें नहीं पता, हम वहां पर मौजूद नहीं, हो सकता है ये जनाब झूठ ही बोल रहे हो। आप इसे साबित कर दीजिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनकी शिकायत की जाए। पर शिकायतों का क्या होता है? शिकायतों का अंबार लगा हुआ है विशाल। मैं देख रही थी ऑम्बुड्समैन, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की जो नए स्टैटिस्टिक आए हैं, मैं उसको आपके सामने रखना चाहती हूँ। और यही कंपनी जो अभी सवालों के घेरे में है लखनऊ वाले केस में, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस,
इसके खिलाफ जो है सबसे ज्यादा कंप्लेंट है, ये टॉप पर है कंप्लेंट्स के मामले में, 12,186 कंप्लेंट। अब जब हम देखते हैं कि इन्होंने कितनी पॉलिसी बेची, इन्होंने बेची है 2,37,080 पॉलिसी, उसमें अगर हम देख रहे हैं कि ठीक है 12,186 कंप्लेंट है तो ये कम लगेगा, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है कि पर लाख पॉलिसी होल्डर्स में कितने कंप्लेन आए, तो वो है 51, और ये सबसे टॉप पर है। और स्टार हेल्थ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि स्टार हेल्थ इस तरह के आरोपों के घेरे में है, इस तरह के सवालों के घेरे में है। पहले भी स्टार हेल्थ ही वो कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा जो है रिजेक्ट किए क्लेम्स, इनकी शिकायत इसलिए इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में सबसे ज्यादा जारी है। गुजरात के अस्पतालों ने स्टार हेल्थ को बैन कर दिया था। कई अस्पताल दिल्ली और नोएडा में स्टार हेल्थ की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं, क्योंकि आनाकानी मनमानी सबसे ज्यादा इस कंपनी की, और ऑम्बुड्समैन के भी ये आंकड़े बता रहे हैं। स्टार हेल्थ अगर नंबर 1 में, तो मैं चाहूंगी आपको मैं नंबर 2 और नंबर 3 भी बताऊं, प्लीज बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि जब आप बीमा ले रहे हैं। और एक माफी चाहूंगा, आपको फिर रोक रहा हूं, ये पैसा आप बताइए, क्योंकि ये 50,000 रुपए 80,000 रुपए ये मिलता नहीं है मैडम वापस। कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें आप पैसा डालिएगा, प्रीमियम डालिएगा, तो एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी आपको कम्युलेटिव जो है कंपाउंडिंग के आधार पर वो पैसा आपको वापस मिलेगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का जब हम लोग पैसा देते हैं, ये तो साल भर में हम लोग पैसा देते हैं, ये पैसा वापस मिलता भी नहीं है। और जब जरूरत पड़े, मान लीजिए 1 साल ना, 2 साल ना, 5 साल के बाद अगर जरूरत पड़ रही हो और उस समय आप कहें कि क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए, तो 50,000 रुपए मान लीजिए हम लोग 10 साल तक दिया, 5 लाख तो मेरा डूब गया, उस समय भी फिर हमको 5 लाख का बिल पे करना होगा। तो क्या मतलब, क्यों हम लेंगे भाई हेल्थ इंश्योरेंस? बिल्कुल, स्टार हेल्थ जो है नंबर 1 पर है इस तरह की मनमानी में, और नंबर 2 पर विशाल जिस कंपनी का नाम है वो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके खिलाफ चलिए स्टार हेल्थ से तो पीछे ही है, 4,423 1/3 तो है ना मैडम? हाँ 1/3 है। इनमें भी पर हर जो 1 लाख उनके पॉलिसी होल्डर्स हैं उनमें से 17 लोगों ने जो है कंप्लेन की है। और तीसरे नंबर पर नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस है। और ये जो मैं आंकड़े पढ़ रही हूँ, मैं बता दूं, ये काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 है। इरडा के हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक 24-25 में इसे छापा गया है, कि कोई ये ना कहे कि ये आंकड़े मैं कहां से लेकर आई हूं। ये आंकड़े छपे हुए हैं इरडा की हैंडबुक में, वहां से ये आंकड़े उठा और कई रहे हैं। बातें तो मैडम अनरिपोर्टेड रहती होंगी। कई लोग जो है तो चुपचाप सोचते हो कि अब दे देते हैं, क्या करें भाई, इतना हो हंगामा, वीडियो क्या बना है। ये तो एक दुक्का दुक्का जो है ऐसे वीडियो वायरल हो रही है ना। तो सोचिए इतना जो क्लेम और रिजेक्ट ये हो रहा है। वीडियो वायरल हुई है, क्या ये जो जनाब है, क्या इन्होंने शिकायत अपनी दर्ज की है कि नहीं, हमें अभी तक नहीं पता है। इनको बिल्कुल इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के पास जाना चाहिए। इंटरनली भी ये इंश्योरेंस कंपनियों के अपने कंप्लेंट ग्रीवांस के जो है मैकेनिज्म होते हैं, पर फ्रैंकली मुझे उन पर भरोसा नहीं है। फिर भी मेरा कर्तव्य है मैडम कि मैं बताऊं अपने व्यूअर्स को कि IRDAI जो है वो कैसे मदद कर सकता है आपको, क्योंकि आपके पास भी जरूर हेल्थ इंश्योरेंस होगा, आप लोगों ने भी ले रखा होगा। जिस तरह से जो मेडिकल जो कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, हर मिडिल क्लास जो है चाह रहा है कि अपनी जो है अपनी और अपने परिवार की जो सेहत है उसको तो कम से कम इंश्योर कर ही सकूं। तो कुछ 2-3 ऑप्शंस है, मैं बता दे रहा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कीजिएगा। IRDAI की ऑनलाइन पोर्टल बीमा भरोसा सिस्टम पर जाइएगा, वहां बाई तरफ ऊपर जो है रजिस्टर कंप्लेंट का विकल्प दिखेगा, उसे क्लिक करिएगा और सही जानकारी भर दीजिएगा उस पर। तो उसके बाद आपका जो है दिक्कत जो है वो सॉल्व हो सकता है। उसके अलावा complaints@irdai.gov.in पर ईमेल के जरिए भी जो है आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 155-255 या जो है 1800-4254-732 पर फोन करके भी जो है आप अपनी शिकायत जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैडम जितनी बातें, लेकिन यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करने के पहले विशाल, सबसे पहला पॉइंट ऑफ एस्केलेशन कंपनी होता है। इरडा हो, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन हो, इन 2 स्टेप्स के अलावा आप इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन जो लोकपाल है, बीमा लोकपाल के पास भी जा सकते हैं। पर उसके पहले आपको ये साबित करना होगा कि आपने कंपनी को अपनी कंप्लेंट भेजी, कंपनी ने या तो एक्शन नहीं लिया, या कंपनी ने जो एक्शन लिया आप उससे संतुष्ट नहीं है, और उसके बाद आप ये एस्केलेशन मैट्रिक्स में इरडा तक लेकर के जा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन में क्या उतनी जल्दी से कंप्लेंट की सुनवाई हो रही है? और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम अपने देश में कहते हैं कि इंश्योरेंस की जो पहुंच है, जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है, बहुत कम है। बहुत कम है। क्यों है कम? ये सारे इंसिडेंट्स जो है ना, जब अपनी जेब से ही खर्च करना है तो हम ये 50 दोहरी मार है ना भाई। एक तो प्रीमियम भी दीजिए,
जब फंस गए तो उसके बाद वहां आपका भी खर्च आप बिल दीजिए। तो वही मैं कह रही हूँ, इंश्योरेंस देने के बाद भी अगर मुझे अपनी जेब से ही खर्च करना तो मैं क्यों लूं? किस काम का ऐसा बीमा जो मुझे मेरे मुश्किल वक्त में मदद नहीं कर रहा है? और फिर हम आंकड़े लेकर बैठते हैं और हम कहते हैं कि भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बहुत कम है, लोग बीमा नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि ये बीमा कंपनियां इस तरह की मनमानी कर रही हैं, इसीलिए लोग बीमा खरीदने से दूर हो जाते हैं कि भाई अगर मुझे प्रीमियम देते मेरे बाल सफेद हो जाएंगे और जब मुझे उस बीमा की जरूरत पड़ेगी। मैं कई लोगों को जानता हूं कि ये प्रीमियम देने के लिए लोग ईएमआई से पैसा चुकाते हैं। और आप तो कहते हैं, कंपनियों की भी मैं बैलेंस शीट देखता हूं, कंपनियां तो कहती हैं कि बिजनेस की अपार संभावना है, पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो अपार संभावना है, तो अपने आप को भी तो सुधारिए। बिजनेस की अपार संभावना है लेकिन जवाबदेही की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों आगे आकर कंपनियां जवाब नहीं देती हैं? स्टार हेल्थ का बस एक खोखला सा ये बयान आ जाना कि मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर है, मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे लगता है कंपनी को बताना चाहिए कौन सी बात इन्होंने जो है वो छुपाई। आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आप बताएंगे तब जब वो इरडा पहुंचेंगे, आप बताएंगे तब जब ये इंश्योरेंस लोकपाल में पहुंचेंगे। क्यों? आपने मुझसे पैसे लिए हैं, मैंने आपको पैसे दिए हैं, आपकी ये जवाबदेही है। ये मेरा अधिकार है जानने का कि अगर मैंने आपको पैसे दिए हैं तो आप ये थोड़ी बोलेंगे कि हमसे पूछ के आपने बीमा लिया था। अगर आपको यही जवाब देना है तो मत भेजिए पॉलिसी। इंडियन कंज्यूमर भी आपको जवाब देगा, नहीं खरीदेगा। चलिए मैडम, इसी को विराम देते हैं चर्चा को। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज का मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।